हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था शार्प रेशियो के बारे में और आज जो हम बात करेंगे वो उसी का सेकंड पार्ट होगा और टॉपिक है ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो दोस्तों 1960s के टाइम ही आने वाला एक रेशियो है जिसको दिया था जैक लॉरेंस ट्रेनर ने। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो बात किया था वो शार्प रेशियो था और आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको देखकर ही इस वीडियो को स्टार्ट करें, तभी आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले वाले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे ट्रेनर को देने वाले जैक लॉरेंस ट्रेनर के बारे में और ये जानेंगे कि क्यों जब रेशियो दोनों इतने इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एनालिसिस मेजर्स में, शार्प और ट्रेनर, तो क्यों 1990 का नोबेल शार्प को जाता है, विलियम एफ शार्प को जाता है, ना कि जैक लॉरेंस ट्रेनर को। और आगे ये इस बात पे बात करेंगे कि ट्रेनर रेशियो का इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं और इसको निकालने के तरीके क्या हैं। सो बिना कुछ वक्त जाया किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैक लॉरेंस ट्रेनर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हम आ गए हैं एक विकिपीडिया पेज पर, जहाँ पर उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चलती हैं। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चलती है वो ये है कि जैक ट्रेनर फ्रैंको मोदिग्लियानी के एक तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट थे, ना कि प्रॉपर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे वर्ड प्रोटशे यूज़ हुआ है, तो हम स्टूडेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन वो उनके ये कह सकते हैं कि एक अंडर गाइड थे। फ्रैंको मोदिग्लियानी ने ही उन्हें उनके करियर में गाइड किया था। और यहाँ पे अब देख सकते हैं कि उनका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में भी काफ़ी योगदान रहा है। और एक्चुअली ये हैवरफोर्ड कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ते थे और उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी अपनी स्टडीज़ की हैं। और इस पेज पे आपको उनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इस बात पे हमको ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि अगर आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखें तो यहाँ आप देखिए 1958 और 1963 में मोदिग्लियानी के साथ मिलकर मिलर ने जो पेपर्स लिखे थे वो जब मोदिग्लियानी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में थे उस समय इन्होंने उनको काफ़ी अप्रोच किया था ट्रेनर ने। और उसके बाद मोदिग्लियानी MIT आ गए थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहाँ पे उन्होंने ट्रेनर को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया, क्योंकि ट्रेनर ने उनको काफ़ी अप्रोच किया था। और उस समय ट्रेनर मोदिग्लियानी के अलावा किसी और इकोनॉमिस्ट को, या एक जॉन लिटनर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, इन दोनों के अलावा किसी और को उतना नहीं जानते थे। तो इन्होंने उनको गाइड किया, मोदिग्लियानी जी ने ट्रेनर को गाइड किया, और उसके बाद उन्होंने कई सारे थियोरीज भी निकाले। उनकी जो थियोरी थी टुवर्ड अ थियोरी ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ रिस्की एसेट, इसको उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। एक उन्होंने 1962 में और एक उन्होंने 1963 में पब्लिश कराया, या उनको दुनिया के सामने लेकर आए। उसके बाद इन्होंने ट्रेनर, चूंकि ट्रेनर और शार्प एक ही डिकेड में काम कर रहे थे, तो मोदिग्लियानी ने उनको उनके पास भी जाने के लिए कहा और उनको अपने वर्क्स को उनके सामने शोकेस करने के लिए भी कहा। और उसके बाद इन्होंने उनके साथ भी कुछ डिस्कशन वगैरह शायद किया होगा। लेकिन उनका ये जो पेपर था, जिस पेपर में उन्होंने प्राइसिंग मॉडल के बारे में बताया था, या ट्रेनर रेशियोज जो वगैरह थे उनके बारे में बताया था, वो हमेशा अनपब्लिश्ड रह गया और वो पब्लिश हुआ 1999 में जाकर के। और आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1990 का नोबेल दे दिया गया था शार्प को, लेकिन जो मेन पेपर था इनका ट्रेनर का, वो जाकर के पब्लिश होता है 1999 में, वो भी किसी बुक में, किसी रॉबर्ट्स कोरात्स्की के बुक में, एसेट प्राइसिंग एंड पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। तो ये उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ स्टोरी रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस लाइफ स्टोरी पर थोड़ी बात हो जाए। इस पूरे पेज का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पे आप जाकर के इसको बड़े इत्मीनान से पढ़ सकते हैं और काफ़ी चीज़ें उनके बारे में जान सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग पेज मुझे सर्च करने पे उनके बारे में पढ़ते समय मिला था, जिसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो था CFA इंस्टीट्यूट का।
क्योंकि CFA इंस्टीट्यूट में भी उन्होंने एज अ मेरे ख्याल से एडिटर काम किया हुआ था ट्रेनर ने, तो उन CFA इंस्टीट्यूट भी इनके बारे में काफ़ी लिखता है। इसमें जरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, इन ट्रेनर मॉडल आउटलाइन इन एन अनपब्लिश्ड पेपर इन 1960, अनपब्लिश्ड 1961। उन्होंने वो पेपर लिख दिया था 1961 में, लेकिन वो अनपब्लिश्ड रह जाता है 1999 तक। पेपर 1999 तक पब्लिश ही नहीं हो पाता है। और हिज अनपब्लिश्ड पेपर 1961 पेपर सर्कुलेटेड, हमने जैसा आपको बताया वो विलियम शार्प से भी उन्होंने कंसिडरेशन लिया था, और अदर थियोरीज जो उस समय के थियोरीज देने वाले थे उनसे भी उन्होंने कंसिडरेशन लिया था, उनके साथ भी उन्होंने डिस्कशन वगैरह किया था। लेकिन येट कंट्रोवर्शियली इट वाज शार्प नॉट ट्रेनर हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज नियरली 30 ईयर्स लेटर। तो ये पेज भी उनके बारे में काफी अच्छे से बताता है। बहरहाल उस समय जो भी सिचुएशंस रही हों, जो भी कंडीशंस रही हों, उसके बारे में हमें इतना तो नहीं पता, लेकिन जितना भी पता है उसके बारे में हम ये तो कह सकते हैं कि विलियम एफ शार्प में भी बहुत अच्छे रहे होंगे, अब उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन ट्रेनर रेशियो जो उन्होंने ट्रेनर मॉडल दिया, वी कैन नॉट अंडरस्टिमेट हिज कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। तो ये दोनों पेज आपको उनके लाइफ के बारे में और उनके जर्नी के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में काफ़ी अच्छे से बताएंगे। आई रेकमेंड यू टू गो टू दीज पेजेस। मैं इन दोनों पेजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस छोटे से डिस्कशन के बाद अब आप उनके लाइफ के बारे में जब आप जान चुके हैं, तो हम देखते हैं कि ये ट्रेनर रेशियो काम कैसे करता है और क्या फ़र्क है शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो में। तो लेट्स गो टू आवर एक्सेल शीट। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने एक्सेल शीट पर, लेकिन ट्रेनर रेशियो की कैलकुलेशन देखने से पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है या इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए, ट्रेनर रेशियो जैसा अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर है, तो किसी भी स्टॉक का आप परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं, जैसा कि शार्प रेशियो में भी। ट्रेनर रेशियो को निकालने के लिए सबसे पहले आप RX निकालेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। आप उस एसेट से, आप उस स्टॉक से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यह एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि ये मोस्टली एवरेज होता है, जिस भी स्टॉक का आप रिटर्न निकालना चाहते हैं उसके हिस्टोरिकल रिटर्न का एवरेज। तो RX माइनस RF यानी रिस्क फ्री रेट, यानी बिना किसी रिस्क के किसी इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिल जाता है, वो रेट डिवाइडेड बाय, अब आप ध्यान दीजिए किससे आप डिवाइड कर रहे हैं या डिनोमिनेटर में आप क्या ले रहे हैं। शार्प रेशियो में डिनोमिनेटर में आप ले रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे यानी कि टोटल रिस्क का मेजर है, पूरे रिस्क का मेजर है, जिसमें कि सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क दोनों तरह के रिस्क आ जाते हैं। आई रिपीट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ टोटल रिस्क। ये बात हमने पिछले भी अपने रिस्क वाले वीडियो में और शार्प रेशियो में भी बताई है, दोनों वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ टोटल रिस्क, और टोटल रिस्क इंक्लूड्स सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। ट्रेनर रेशियो में ट्रेनर सर कहते हैं कि RX माइनस RF करने के बाद आप उसको टोटल रिस्क से नहीं, आप उसको सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क से डिवाइड कीजिए, जिसका मेजर है बीटा, यानी कि आप उसको बीटा से डिवाइड कीजिए। अगर आप यहीं पे स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते तो स्टैंडर्ड डेविएशन के दो हिस्से हो जाते हैं, एक सिस्टमेटिक रिस्क और एक अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक नेचर होता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक नेचर। सिस्टमेटिक रिस्क में आप ये बात ध्यान दीजिए कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो उसी का मेजर है बीटा, वही है सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क माइक्रो इकोनॉमिक नेचर का होता है, ये आपकी कंपनी स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक होता है। सिस्टमेटिक रिस्क इकोनॉमिक होता है, पूरे इकोनॉमी पे उसका असर पड़ता है। तो बीटा के से आप जब डिवाइड करेंगे तब आप ज्यादा बेहतर रिटर्न तब आपका ज्यादा बेहतर मेजर निकल के आएगा कि ऐसे रिस्क जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, सपोज कोई इसको कंट्रोल कर लेता है, तो इसको कंट्रोल करने के बाद भी क्या मेजर निकल के आ रहा है, वो आपका बेटर परफॉर्मेंस मेजर होगा इन कंपैरिजन कि आप टोटल रिस्क से करें। हालांकि
ऐसा हम या फिर कोई भी फाइनेंस में एनालिसिस करने वाला कोई भी ऐसा ये नहीं कहता या वो नहीं कह सकता कि ट्रेनर इज बेटर देन शार्प और शार्प इज बेटर देन ट्रेनर। दोनों की अपनी अलग अलग महत्ता है, उन दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ट्रेनर रेशियो आपको टोटल रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क से कंपेयर करके बताता है कि आपका रिटर्न कितना बेहतर है, और शार्प रेशियो टोटल रिस्क से कंपेयर करके बताता है कि आपका जो रिटर्न है वो कितना बेहतर है। RX माइनस RF, इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी मीनिंग हमने पिछले वीडियो में बताई है कि इट इज द एक्सेस रिटर्न अर्न्ड ओवर अ रिस्क फ्री एसेट। तो ट्रेनर रेशियो को निकालने के लिए आप RX माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा करेंगे, यानी कि आपको तीन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहला आपका RX, दूसरा आपका RF, और तीसरा आपका बीटा। तो let's calculate these figures and find out the Treynor ratio। तो हमें यहाँ पे तीन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए RX, फिर हमें चाहिए RF, और उसके बाद हमें चाहिए बीटा ट्रेनर रेशियो निकालने के लिए। तो RX यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे एसेट का, जो एसेट हमारे लेके चल रहे हैं वो है एक्सेस इक्विटी सेवर फंड। अगेन वो उसी रिसर्च पेपर से जहाँ पे मैंने 30 अलग अलग स्कीम्स का शार्प, ट्रेनर, अल्फा और बाकी सारे रेशियोज वगैरह निकाल के एक एनालिसिस प्रेजेंट किया है। तो उसी में से एक एक्सेस सेवर फंड है जिसका मंथली एनएवी 12 महीने की ये है, और उसके रिटर्न हम जल्दी से निकाल लेते हैं। रिटर्न हम परसेंटेज में निकालेंगे। परसेंटेज में निकालेंगे इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। तो ये आपका परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न आ जाएगा, और इसको आप यहाँ तक सेम चीज आप एक इंडेक्स के लिए भी करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे बीटा चाहिए। तो बीटा निकालने के लिए बीटा, क्योंकि मैंने सिस्टमेटिक रिस्क, जो मैंने रिस्क वाला सीरीज बनाया था उसमें मैंने बीटा बताया था कि बीटा आप कैसे निकालें। तो बीटा समझने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरे सारे वीडियोस का लिंक हम आपको दे देंगे। तो क्योंकि हमको बीटा चाहिए, इसलिए हमको एक बेंचमार्क का भी रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेंचमार्क जो हम लेके चल रहे हैं वो है निफ्टी 50 का। सेम पीरियड में ही उसका भी डेटा है हमारे पास, और उसका भी रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे, उसका रिटर्न भी कैलकुलेट करेंगे। और तरीका वही है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। तो आपके पास अब आपके एसेट का भी रिटर्न है, और आपके पास आपका बेंचमार्क का भी रिटर्न है। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए RX। RX यानी कि एवरेज रिटर्न। RX हम पहले बताएं कि वो एवरेज रिटर्न है आपके एसेट का। तो कुछ नहीं करना, बस आप एवरेज फंक्शन लगा लीजिए। इन सारा का एवरेज आपके पास आता है 1.11, यानी कि आपके पास जो RX आ रहा है वो है 1.11%। नाउ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मैंने शार्प रेशियो में जो लिया था हम वही लेके चलेंगे, और रिस्क उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो कैसे आया है, वो देखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, आप उस वीडियो को देख के ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। हम यहाँ पे डायरेक्ट वही फिगर लिखेंगे जो कि हम वहां लेके चले थे, दैट वाज 0.5। ये मंथली है, एक्चुअली RFI था 6% एनुअली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी। और रिस्क फ्री एसेट जो हमने लिया था वो था 10 ईयर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड, जो कि था 6% अप्रोक्सीमेटली, और उसको हम मंथली में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 0.5। तो रिस्क फ्री एसेट आपका हो गया 0.5%। नाउ कमिंग टू बीटा। बीटा भी हमने आपको कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है, और यहाँ पे हम उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। और बीटा वुड बी वैसे बीटा का एक और फॉर्मूला है,
एंड वो भी मैंने अपने बीटा वाले सीरीज में बताया था। अगर आपको वो याद है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम शॉर्टकट वाला फार्मूला लेके चलते हैं। और आई होप कि आप लोग उसे बता देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में वो फार्मूला ज़रूर लिख के मुझे बताएं। वुड बी कोवेरियंस covariance of asset return and benchmark return. Covariance of asset return and benchmark return divided by variance of the benchmark. Covariance of index or benchmark and asset divided by variance of the benchmark. This will be your beta, and the beta is 0.42. 0.4. तो अब हमारे पास RX है, हमारे पास RF है, हमारे पास बीटा है, एंड वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट आवर ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो, आपके पास RX है, आपके पास RF है, दिस सॉरी इज इक्वल टू नहीं लगाया, इक्वल टू RX माइनस RF divided by beta, and your Treynor ratio is 1.45. So this was the calculation of Treynor ratio. इस तरह से आप Treynor ratio निकाल सकते हैं। एक रिवीजन के तौर पे, या सबसे पहले आपके पास एक एसेट होनी चाहिए जिसका आपका Treynor ratio निकालना है, और Treynor ratio चूंकि बीटा से कंपैरिजन करता है, बीटा के डिनोमिनेटर से लगता है, तो आपके पास बीटा निकालने के लिए एक बेंचमार्क भी होना चाहिए। आप एसेट और बेंचमार्क का रिटर्न कैलकुलेट कर लीजिए, RX कैलकुलेट कर लीजिए, एवरेज रिटर्न ऑफ द एसेट, RF कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज योर रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न, और बीटा कैलकुलेट कर लीजिए बाय कंपेयरिंग द कोवेरियंस ऑफ एसेट एंड बेंचमार्क डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द बेंचमार्क। तो आपके पास RX आएगा, आपके पास RF आएगा, आपके पास बीटा आएगा, जिसके मदद से आप ट्रेनर रेशियो बड़े आसानी से RX माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा कर सकते हैं, और आपका ट्रेनर रेशियो निकल के आ जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल ट्रेनर रेशियो। तो आपने देखा कि ट्रेनर रेशियो कैसे बीटा से होकर चलता है। हाँ, तो आपने देखा ट्रेनर रेशियो कैसे बीटा के थ्रू काम करता है। बीटा के सिस्टमेटिक रिस्क के मेजर से वो आपके एसेट का परफॉर्मेंस एनालिसिस करता है, जबकि आप जो शार्प रेशियो निकाल रहे थे वो था टोटल रिस्क के मेजर से। अब चूंकि आप टोटल रिस्क से निकाल रहे हैं, यानी कि वो टोटल रिस्क का जो ये फिगर आएगी वो इससे ज़्यादा कुछ बड़ी आएगी। सॉरी, ये वाली जो फिगर आएगी, जो डिनोमिनेटर में फिगर जाएगी, वो कुछ ज़्यादा बड़ी जाएगी, और ये रेशियो फिर उससे कम हो जाएगा। ट्रेनर रेशियो शार्प रेशियो से हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आएगा। अगेन वो जो इंटरप्रिटेशन वाली ब्रैकेट है, ग्रेटर देन 1 इज एक्सेप्टेबल, ग्रेटर देन 2 इज गुड, एंड ग्रेटर देन 3 इज एक्सीलेंट, वो यहाँ पर भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। इट इज 1.45, सो इट इज एक्सेप्टेबल बट नॉट दैट मच गुड। ऐसा ही कुछ हमारा एक्सेप्टेबल भी नहीं आया था शार्प रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि शार्प रेशियो में हमने टोटल रिस्क ले लिया था, इसलिए वो मेरे ख्याल से 1 के भी नीचे चला गया था पिछले वीडियो में। ट्रेनर रेशियो इज सम ग्रेटर देन 1। तो ये था ट्रेनर रेशियो का पूरा लेखा जोखा। इसमें हमने आपको ट्रेनर के बारे में भी बता दिया, उनके लाइफ हिस्ट्री, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी कुछ बता दिया, कुछ जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो भी बता दिया। यहाँ पे हमने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया। इनफैक्ट ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आप ट्रेनर रेशियो बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे एक और मेजर, जेनसन अल्फा। आप मैक्सिमम रिसर्च पेपर्स में यही देखेंगे कि वो
स्टार, ट्रेनर और अल्फा तीनों साथ में लगाते हैं और तीनों से किसी भी एसेट की परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। तो हम उसको भी आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, पढ़ के रिसर्च करके फिर आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं। तो अगर आपको काम हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाइए और कमेंट करके अपने सजेशंस, अपने फीडबैक और अपने क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपके सारे डाउट, सारे सब कुछ क्लियर करने की और अपने आप को और बेटर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।